India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने किया सभी आरोपों से बरी, फांसी की सजा रद्द। हाईकोर्ट ने कहा जांच अधिकारी को नहीं है कानूनी जानकारी। सहारा चिटफंड योजना में पैसे फंसा चुके लोगों को वापस होगा भुगतान। सहारा की जब्त रकम में से 5,000 करोड़ रुपए निवेशकों को वापस करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केस सीबीआई को ट्रांसफर करने की दी इजाजत। महाराष्ट्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश। एनसीएलटी ने बाजार पर अनुचित वर्चस्व बरकरार रखने का गूगल पर 1,337 करोड़ का जुर्माना रखा बरकरार। कहा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच सही थी। India Legal presents Courts Roundup. सहारा चिटफंड योजनाओं में पैसे फंसा चुके लोगों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी सहारा फंड से 5,000 करोड़ रुपए निवेशकों के लिए जारी करने की केंद्र सरकार को अनुमति दे दी है। निवेशकों से धोखाधड़ी के एक दूसरे मामले में 2012 में बने इस फंड में लगभग 24,000 करोड़ रुपए जमा है। अब करीब 1 करोड़ 1 लाख निवेशकों को फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा। सहारा निवेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निवेशकों को फंसा पैसा जल्द मिल पाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सेबी सहारा फंड के 24,000 करोड़ रुपए के फंड पर केंद्र की याचिका को मंजूरी दे दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि सहारा सेबी के 24,000 करोड़ रुपए के फंड में से 5,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया जाए ताकि सहारा के निराश निवेशकों को उनका फंड वापस किया जा सके। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें सरकार ने कहा था कि कई चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस लौटाया जाए। पीठ ने ये भी कहा कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी करेंगे। सहारा की स्कीम में पैसा डालने वाले लाखों लोगों को अब तक पैसा वापस नहीं मिल सका। निवेशकों से धोखाधड़ी के एक दूसरे मामले में साल 2012 में बने सहारा सेबी फंड में लगभग 24,000 करोड़ रुपए जमा है। सहारा सेबी विवाद के कारण खाते में जमा 24,000 करोड़ रुपए का फंड फंसा हुआ है। दूसरी ओर निवेशक परेशान हैं। निवेशकों की परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए तुरंत जारी करने की अपील की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका को मंजूरी देते हुए 5,000 करोड़ रुपए अलॉट करने का आदेश दिया है। इस फैसले से सहारा के 1.1 करोड़ निवेशकों को राहत मिलेगी। बाजार नियामक सेबी ने सहारा समूह की रियल एस्टेट कंपनी से 6.57 करोड़ रुपए की वसूली कर ली थी। कंपनी के मुखिया सुब्रत रॉय सहारा पर सख्ती दिखाते हुए सेबी ने ये रकम वसूली है। केंद्र सरकार ने सेबी सहारा रिफंड अकाउंट नामक एक फंड से 5,000 करोड़ रुपए की राशि लेने की मांग की गई थी, जो अगस्त 2012 में शीर्ष अदालत द्वारा 2 सहारा फर्मों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निर्देशित करने के लिए बनाई गई थी। सहारा का ये विवाद साल 2009 का है। सहारा की 2 कंपनियां सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन से जुड़े विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब कंपनी ने अपना आईपीओ लाने की पेशकश की। आईपीओ के आते ही सहारा की पोल खुलने लगी।
सहारा ने गलत तरीके से निवेशकों से 24,000 करोड़ की रकम जुटाई, जो सेबी के सामने आ गई। सेबी ने सहारा में कई अनियमितताएं पाई, जिसकी जांच तब हुई तो बड़ा स्कैम सामने आया। सेबी ने सहारा को निवेशकों को उनका पैसा ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया। बाद में मामला उलझता चला गया और आज भी सहारा के लाखों निवेशक अपने फंड का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। वहीं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए कानून प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या पीएमएलए की 2 धाराओं की वैधता पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया। दरअसल शीर्ष अदालत में दाखिल एक याचिका में इस कानून की धारा 50 और धारा 63 को चुनौती दी गई थी। इन धाराओं के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी किसी को भी पूछताछ के लिए बगैर कोई कारण बताए बुला सकते हैं। इसके साथ ही गलत जानकारी देने पर या फिर जानकारी ना देने पर दंड भी दे सकते हैं। सर्वोच्च अदालत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 या पीएमएलए एक्ट की धारा 50 और 63 की संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए सहमत हो गया है। पीएमएलए की ये धाराएं प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को बगैर कोई कारण बताए किसी को भी बयान दर्ज करने के लिए बुलाने का अधिकार देती है। इस प्रक्रिया में गलत सूचना देने या सूचना देने में विफल रहने पर सजा का प्रावधान है। पीएमएलए की धारा 50 ईडी अधिकारी को किसी व्यक्ति को बुलाने और उसका बयान दर्ज करने का अधिकार देती है। धारा 63 कहती है कि झूठा बयान देना या जानकारी नहीं देना अपराध है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने इन 2 धाराओं को असंवैधानिक घोषित करने और इन्हें हटाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि ईडी को दी गई बेलगाम शक्ति का दुरुपयोग देश भर में विपक्षी नेताओं को चुप कराने के लिए की जा रही है। याचिका के मुताबिक यहाँ तक कि समन जारी किए जा रहे व्यक्ति को ईसीआईआर की भी प्रति प्रदान नहीं की जाती है। वो ये भी सुनिश्चित नहीं कर सकता कि क्या उससे पूछे गए प्रश्न लेन देन की जांच के तहत ईसीआईआर के तहत पूछे जा रहे हैं या किसी अन्य असंबंधित अनुसूचित अपराधों के संबंध में पूछे जा रहे हैं। प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट या ईसीआईआर के मामले से जुड़ी जानकारी होती है। इसमें आरोप और आरोपी के बारे में पूरी जानकारी होती है। याचिकाकर्ता ने पीएमएलए अधिनियम के कुछ प्रावधानों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है। याचिका में कहा गया है कि ये धारा संविधान के अनुच्छेद 20 उपधारा 3 का उल्लंघन करती है। याचिका में ये भी कहा गया है कि किसी एजेंसी के समक्ष दिए गए बयान अदालत में सुनवाई के दौरान मान्य नहीं होते हैं। याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में निष्पक्ष सुनवाई की बात कही गई है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि शीर्ष अदालत ने पिछले साल प्रावधान की वैधता को बरकरार रखा था, लेकिन इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद केंद्र और ईडी को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। इस अवधि के बाद याचिकाकर्ता को केंद्र के जवाब पर प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। अब इस मामले को मई में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। याचिका में कहा गया है अधिनियम की धारा 50 न सिर्फ ईडी के अधिकारियों को आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए स्वीकारोक्ति या आपत्तिजनक बयान दर्ज करने में सक्षम बनाती है, बल्कि अधिनियम की धारा 63 के तहत ये भी कहती है कि इस तरह की स्वीकारोक्ति या आपत्तिजनक बयान कानूनी प्रतिबंधों के तहत प्रदान किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल या एनसीएलटी ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या सीसीआई के उस आदेश के खिलाफ गूगल की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें एंड्रॉयड मोबाइल इकोसिस्टम में अपनी प्रमुख स्थिति का कथित रूप से दुरुपयोग करने के लिए उस पर 1,337 करोड़ 76 लाख का जुर्माना लगाया गया है। एनसीएलटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य तकनीकी डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पाया कि सीसीआई द्वारा गूगल के आचरण में की गई
जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं थी। हालांकि इसने आयोग द्वारा जारी किए गए कुछ निर्देशों को रद्द कर दिया। एनसीएलटी ने 20 मार्च को इस मामले में अपने आदेश सुरक्षित रख लिए थे। अपीलीय न्यायाधिकरण ने पहले गूगल को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया, जिसने भी कंपनी को राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने एनसीएलटी से 31 मार्च तक मामले का फैसला करने का अनुरोध किया। जुर्माने के अलावा सीसीआई ने गूगल को प्रतिस्पर्धा रोधी प्रथाओं में भाग लेने से रोकने का भी निर्देश दिया और इसे एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आचरण को संशोधित करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर कहा कि लक्षद्वीप के सांसद पीपी मोहम्मद फैजल की अयोग्यता केरल हाईकोर्ट द्वारा 25 जनवरी को उनकी सजा को निलंबित करने के मद्देनजर समाप्त हो गए। एनसीपी सांसद द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले लोकसभा की अधिसूचना आई, जिसमें उनकी दोष सिद्धि पर रोक के बावजूद उनकी अयोग्यता को रद्द करने से इनकार किया गया। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की खंडपीठ के समक्ष उक्त मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। 11 जनवरी 2023 को लक्षद्वीप की एक सत्र अदालत ने एनसीपी सांसद और 3 अन्य को 2009 की घटना से संबंधित हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई। सजा के बाद द्वीप के 2 बार के सांसद फैजल को संसद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया और भारत के चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की। केरल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 25 जनवरी को फैजल को दोष सिद्ध को निलंबित कर दिया। बता दें आपको कि हाईकोर्ट के जज जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने राकंपा नेता की दोष सिद्धि को निलंबित करते हुए उपचुनाव में फिजूल खर्ची पर चिंता व्यक्त की, खासकर तब जब लोकसभा का कार्यकाल 1.5 साल के भीतर समाप्त होने वाला है। जस्टिस थॉमस ने यह भी कहा कि मामले में अभियुक्त द्वारा कोई खतरनाक हथियार इस्तेमाल नहीं किया गया और घाव के प्रमाण पत्र में कोई गंभीर चोट नहीं थी। दोष सिद्धि के निलंबन के बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए प्रेस नोट को आगे बढ़ाने की कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया। हालांकि लक्षद्वीप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की खंडपीठ ने 20 फरवरी को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में महाराष्ट्र के पालघर में 3 साधुओं की लिंचिंग मामले को सीबीआई ट्रांसफर करने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने कहा कि अगर मामले की सीबीआई जांच होती तो हम क्यों दखल दें। सीबीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले पर महाराष्ट्र को हलफनामा दाखिल करने को कहा और सीबीआई ने पूछा कि क्या सीबीआई जांच के लिए तैयार है। सीबीआई ने कहा कि हम तैयार हैं जांच के लिए। इस पर सीबीआई ने कहा कि अगर आप जांच करने को तैयार है तो इसके लिए हमारे आदेश की क्या जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा तो इसमें कानूनी पेचीदगियां नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वो हलफनामा दाखिल करें। मामले को सीबीआई के लिए भेजा जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 अप्रैल को होगी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने पूछा कि क्या सीबीआई जांच के लिए तैयार है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि 2 चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं। अगर मामला सीबीआई को जाता है तो उसे कोई एतराज नहीं है। हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जांच सीबीआई को देने की मांग की गई थी, लेकिन उद्धव सरकार ने मामले की जांच को लेकर विरोध किया था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। जिसके बाद पिछले साल 2022 के अक्टूबर में बीजेपी की शिंदे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें वे मामले की जांच सीबीआई को देने के लिए तैयार हो गई थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार है और अब इस मामले में कुछ अधिक शेष नहीं रहता। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने अपना रुख बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह 2 साधुओं समेत 3 लोगों की कथित रूप से पीट कर हत्या करने की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार है, जबकि उद्धव सरकार ने सीबीआई जांच का जमकर विरोध किया था। 2020 में जब कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ था तो हमने देखा किस तरीके से पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या हुई। 2 साधुओं की जब वो हत्या तब हुई जब पूरा देश लॉकडाउन में था और वो पुलिस की निगरानी और कस्टडी में थे। पुलिस के प्रेजेंस में इस हत्याक्रम की जो पूरी वीडियो थी वो सोशल मीडिया और हर जगह वायरल हुआ। उसके बाद आनंद फानन में एक सीआईडी का गठन हुआ जो महाराष्ट्र सरकार ने किया। उसके बाद हमें लगा क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है और एक जो मॉब लिंचिंग हुई है तथाकथित, उसके खिलाफ एक सीबीआई इंक्वायरी हो, एक अनबायस्ड इंक्वायरी हो,
अनबायस्ड इंक्वायरी की जरूरत इसलिए थी क्योंकि इस केस में पुलिस के ऊपर भी हमें डाउट था, क्योंकि पुलिस के प्रेजेंस में उनकी हत्या हुई थी। जब हमने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करते हुए महाराष्ट्र सरकार से पूछा था कि क्या इस केस में सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा था कि उन पुलिस ऑफिशियल्स जिनके प्रेजेंस में ये हुआ है और जिन्होंने इस हत्याक्रम को रोकने में कुछ भी कदम नहीं उठाया, क्या उनके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी एडमिशन के लिए न्यूनतम प्रतिशत मानदंड को चुनौती देने वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार की याचिका खारिज की है। याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें स्नातकोत्तर के लिए एडमिशन के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य करने के नियम को बरकरार रखा गया था। न्यायालय ने पाया कि वह संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पार्थिवाला के खंडपीठ ने इस मामले पर विचार किया। आईएमए की याचिका 29 जुलाई 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें अप्रैल 2018 में संशोधित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम 2000 के विनियम 9(3) को चुनौती दी गई थी। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के संबंध में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए अनिवार्य आवश्यकता के रूप में न्यूनतम 50% और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 40% निर्धारित किया गया है। बता दें आपको कि उच्च न्यायालय के समक्ष मेडिकल छात्रों द्वारा दायर एक जनहित याचिका थी, जिसमें कहा गया था कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा संशोधन विनियम 2018 के विनियम 9(3) के तहत निर्धारित सिस्टम एक दोषपूर्ण प्रणाली है, क्योंकि इस प्रणाली के कारण एक बड़ी कुशल और इच्छुक उम्मीदवार उपलब्ध होने के बावजूद कई सीटें खाली पड़ी रह जाती है। और आइए अब हम आपको सजा माफी की नीति के बारे में बताते हैं। इसे रेमिशन पॉलिसी भी कहते हैं। इसके तहत समय से पहले रिहाई के लिए कैदी आवेदन कर सकते हैं। 20 साल से ज्यादा उम्र कैद वाले या सजा याफ्ता कैदी अपनी 1/3 सजा काट चुका है तो वह समय से पहले रिहाई के लिए आवेदन कर सकता है, जिसका सरकार अनुमोदन कर सकती है। बता दें आपको कि रेमिशन का मामला अब उस वक्त सामने आया जब बिल्किस बानो यानी कि बिल्किस बानो के केस में सजा माफ किए गए 11 दोषियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और गुजरात सरकार से दस्तावेज मांगे। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर इस मामले पर इस बारे में आपको कानूनी जानकारी देंगे, सुनिए। 11 कैदी जिन्होंने गुजरात दंगों के समय बिल्किस बानो का गैंग रेप किया और उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी और अब इन कैदियों को गुजरात की रेमिशन पॉलिसी के तहत रिहा कर दिया गया। अब सवाल ये है कि कैसी पॉलिसी है जिसमें कैदियों को छोड़ने का प्राविधान है। चलिए समझते हैं। गुजरात स्टेट ने 9 जुलाई 1992 को रेमिशन पॉलिसी तैयार की। इसके अंडर कैदी समय से पहले रिहा के लिए अपील कर सकते हैं। 20 साल से ज्यादा उम्र कैद वाले या कॉन्विक्ट कैदी जो अपनी 1/3 सजा काट चुके हैं, इसके लिए अपील कर सकते हैं। कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद कैदी को रिहा किया जा सकता है। आपको बता दें कि जेल राज्य के अंदर आती है। इसका मतलब है कि जेल के बारे में सारे राइट्स स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के पास हैं। ऐसे में जिस स्टेट की जेल में कैदी है, उस स्टेट गवर्नमेंट को राइट्स दिए जाते हैं कैदी की सजा कम या माफ करने के लिए। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा 2022 में कथित रूप से राष्ट्रगान का अपमान करने के लिए उनके खिलाफ शिकायत को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने स्थानीय विवेकानंद गुप्ता की शिकायत पर बीजेपी पदाधिकारी मार्च 2022 में बनर्जी को समन जारी किए थे। शिकायत 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2021 को बनर्जी की महाराष्ट्र की आधिकारिक यात्रा से संबंधित है। वो मुंबई के कफ परेड में एक सभा में बोल रही थी। बता दें आपको कि शिकायतकर्ता भाजपा के विवेकानंद गुप्ता के अनुसार बनर्जी ने बैठने की स्थिति में पहले 2 श्लोकों को गाकर, अगले 2 श्लोकों के लिए खड़े होकर और सभा को अचानक छोड़कर राष्ट्रगान का अनादर किया। बनर्जी ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मामले को पूरी तरह से रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष इस आदेश का विरोध किया। बनर्जी ने अपने वकील
मजीद मेमन के माध्यम से दावा किया कि सत्र न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज किया था कि धारा 3 के आवश्यक तत्व पूरे नहीं हुए और इसीलिए मजिस्ट्रेट को कार्रवाई वापस भेजने के साथ ही कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके अलावा 202 के तहत जांच करने के लोक सेवक को अनावश्यक उत्पीड़न होगा। इसके अतिरिक्त सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, क्योंकि दायर की गई शिकायत प्रचार के उद्देश्य से है। अदालत ने कहा कि आवेदन में शामिल मुद्दा ये है कि क्या पुनरीक्षण न्यायालय शिकायत वापस भेजते समय शिकायत के मेरिट पर विचार करने और मेरिट के आधार पर इसे खारिज करने का हकदार है। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी 22 मई 2019 की सरकारी संकल्प और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के विभिन्न प्रावधानों को पूरी तरह से गुजरात की पहाड़ियों गिरनार पर स्थित धार्मिक परिसर के लिए लागू करे। एक्टिंग चीफ जस्टिस A.J. देसाई और जस्टिस बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि हजारों लोग प्रतिदिन उपरोक्त मंदिर में जाते हैं, लेकिन राज्य द्वारा पहाड़ियों का ठीक से रखरखाव नहीं किया जा रहा है और प्लास्टिक के कचरे को आने वाले दिनों में ऐसे फेंक दिया जाता है और जिससे कि नियमित रूप से साफ नहीं किया जाता है। इससे पहले 2 मार्च 2023 के आदेश के चलते अदालत ने जिला कलेक्टर जूनागढ़, मुख्य वन संरक्षक जूनागढ़ सर्कल और आयुक्त जूनागढ़ नगर निगम के गिरनार पहाड़ियों के क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों के बारे में अपनी संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। जयपुर बम ब्लास्ट केस के चारों आरोपियों को बरी कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों के डेथ रेफरेंस खारिज कर दिए। दरअसल चारों आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, वहीं अब हाईकोर्ट ने इन आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने 28 अपीलों को बुधवार को मंजूर करते हुए अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन के खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले में जांच अधिकारी को कानूनी जानकारी नहीं है। दरअसल मामले में विशेष न्यायालय ने 20 दिसंबर 2019 को फांसी की सजा को ऐलान रखा है और साथ ही साथ राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में डेथ रेफरेंस सहित दोषियों की ओर से पेश 28 अपीलों पर बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मामले में एटीएस की ओर से भरोसेमंद सबूत पेश नहीं किए गए और कोर्ट ने सभी सबूतों को भी खारिज कर दिया। 13 मई 2008 को परकोटे में 8 जगह पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 185 घायल हुए थे। कोर्ट ने मोहम्मद सैफुर रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी पाया था। इस मामले में कुल 13 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था। 3 आरोपी अब तक फरार है, जबकि 3 हैदराबाद और दिल्ली की जेल में बंद है। बाकी बचे 2 गुनहगार दिल्ली में बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। 4 आरोपी जयपुर जेल में बंद थे, जिन्हें निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.